हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स। इसमें आज हम लोग 3 टॉपिक करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग इंडिया एंड इंडोनेशिया रिलेशंस। इंडिया एंड इंडोनेशिया रिलेशंस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कहाँ पे काम आएगा? जीएस पेपर 2 आईआर में। फॉर एग्जाम्पल आईआर में हमें पढ़ना होता है इंडिया एंड नेबरहुड्स। तो अगर हम अपने मैप को ध्यान से देखें तो इंडोनेशिया जो है वो अंडमान निकोबार के बाद जस्ट अपना नेबरहुड ही आता है। तो फॉर दैट रीजन वी हैव टू स्टडी दैट कंट्री। सेकंड इज विप सिस्टम। विप का नाम उन लोगों ने जरूर सुना होगा जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा, और जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। थर्ड टॉपिक, शुड गवर्नर्स हेड स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो ये पावर ऑफ गवर्नर में आता है। गवर्नर हम कहाँ पढ़ते हैं? अगेन पॉलिटी में पढ़ते हैं, गवर्नेंस में पढ़ते हैं। तो पावर ऑफ गवर्नर रिलेटेड वापस हम लोग पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर। दोनों टॉपिक खासकर सेकंड एंड थर्ड प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक में बहुत सारा मैप का कंटेंट है जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडोनेशिया के जो लीडर हैं वो इंडिया में आए हुए हैं। प्रेसिडेंट साहब 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे होता है उसके चीफ गेस्ट के रूप में। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। ये इंडिया एंड इंडोनेशिया रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया आपका इंडिया का नेबर कंट्री ही है, और डायरेक्टली सिलेबस मेंशन करता है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो काफी चांसेस हो सकते हैं कि यूपीएससी, एपीएससी और बाकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डायरेक्टली मेंस पे इंडोनेशिया और इंडिया रिलेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ इंडिया का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल टाइज, कल्चरल टाइज भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट Provo Subianto visited India from January 23 to 26 and attended India's 76th Republic Day as the chief guest। और साथ साथ में इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन का 75th एनिवर्सरी भी मनाया गया। हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशन 75 ईयर्स पहले इंडिया और इंडोनेशिया ने स्टैब्लिश किया हुआ था। अगर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बॉन्ड्स पढ़ें बहुत पहले, अगर आप एंशिएंट टाइम में जाओ, मेडिवल टाइम में जाओ, तो जो इंडिया में चोला एम्पायर हुआ करता था, चोला एम्पायर का जो रीन था वो इधर इंडोनेशिया, थाईलैंड हर जगह एक्सटेंड करता था, और उस समय ईरान तक, इंडोनेशिया तक एक्सटेंड कर रहा होता था। और आगे हम बात करें तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और बाद में इस्लाम ने शेप किया इंडिया और इंडोनेशिया के बीच के रिलेशन को। रामायण और महाभारत जैसे किताबों में भी इंडोनेशिया का और उसके इंडोनेशिया में उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके कल्चरल रूट्स में काफी हद तक इंक्लूडेड है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडोनेशिया इज प्राइमरली एन इस्लामिक कंट्री, तो कल्चरल रूट्स बहुत ज्यादा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट जब इंडिया हो रहा था उस टाइम पे वर्ल्ड 2 गुटों में बटा हुआ था, मतलब एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसको यूएस लीड कर रहा था, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको यूएसएसआर, रशिया बोले तो वो लीड कर रहे थे, और बाकी कंट्रीज जो थी, इंडिया जैसी कंट्री आजाद हो रही थी। अब जो कंट्री नया नया इंडिपेंडेंस गेन कर रही है उनके पास एक ऑप्शन है कि यूएस वाले मॉडल को ज्वाइन करना है, यूएसएसआर को ज्वाइन करना है, कि करना क्या है। तो उस टाइम पे इंडिया में जो हमारे उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला कि हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग नॉन अलाइंड रहेंगे। ना तो हम लोग यूएस की तरफ अलाइन होंगे और ना तो हम लोग यूएसएसआर की तरफ अलाइन होंगे, किधर भी झुकेंगे नहीं। और साथ में ये इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया ने, इंडिया और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज ने फॉलो करना स्टार्ट किया, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसा फॉलो करने लग गई। तो ये एक मूवमेंट बन गया जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इंडिया और इंडोनेशिया दोनों नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक की कंट्रीज रह के आ चुकी हैं पहले, अगर हम पास्ट की बात करें तो। और अगर हम मैप की बात करते हैं, मैपिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करो, इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड जहां खत्म होता है उसके कुछ देर बाद से इंडोनेशिया के आइलैंड्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। इंडिया का जो लास्ट पॉइंट हम बोलते हैं वो बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और इधर इंडोनेशिया जो है वहां से सबांग पोर्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट के साथ हम बहुत सारा टाइज और ट्रेड वगैरह भी इंडिया करता रहता है। इंडिया में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को जो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, वैसे ही अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार और
इंडोनेशिया को कौन चैनल अलग करता है? तो 6 डिग्री चैनल अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है इंडोनेशिया और साथ में ये मलय पेनिनसुला के बीच से होके निकलता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट मतलब नैरो वाटर बॉडी जो दो लैंड मास के हो के बीच से निकलता है। तो ये जो है अंडमान निकोबार सी का एक्सटेंडेड एरिया से होके निकलता है। तो एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी इधर से ट्रेड हो रहा होता है यहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होके निकल रहा होता है और चाइना और बाकी कंट्रीज तक जा रहा होता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हर साल $500 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड को कैरी करते हैं। इनफैक्ट 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा के ट्रेड को स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है कैरी कर रहा होता है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का सिग्निफिकेंस। और आसपास का जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। आप और ज्यादा देख सकते हो कि जब हम इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं तो इंडोनेशिया के जो 5 मेजर आइलैंड हैं वो कौन कौन से हैं? सुमात्रा है, जावा है, सुलावेसी है, वेस्ट पपुआ है। वेस्ट पपुआ के बाद जो रेस्ट पार्ट बनता है वो पपुआ न्यू गिनी करके एक कंट्री होता है, उसमें जाता है। बोर्नियो आइलैंड है। तो ये सब कंट्रीज, ये सब जो आइलैंड्स जो है वो मेजर पार्ट ऑफ इंडोनेशिया बनते हैं। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन जो आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री कहां पे है? इंडिया के बाद यहां पे तो बांग्लादेश आ जाएगा। बांग्लादेश के बाद जो कंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, यहां पे सिंगापुर आ जाएगा, इंडोनेशिया है, लाओस कंबोडिया है, वियतनाम है, आगे फिलीपींस है, इधर ब्रुनेई है। ये जो कंट्रीज का ग्रुप है, ये 10 कंट्रीज जो है ये एक ग्रुप बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं आसियान। आसियान में इंडोनेशिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनता है इंडिया का, जिसके साथ हम 2023-24 में $30 बिलियन के आसपास का ट्रेड हम लोगों ने किया। बोथ साइड शोड इंटरेस्ट इन द नुनुकन गैस ब्लॉक प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड बाय द बीपीसीएल एंड बायोफ्यूल डेवलपमेंट। तो ये एनर्जी रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट हो गया। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के बीच के लिए भी एमओयू साइन हुआ कि लोकल करेंसी मतलब इंडिया की जो करेंसी हो और इंडोनेशिया की जो करेंसी है उसमें हम लोग ट्रेड जब भी करेंगे तो सेटलमेंट कर सकते हैं। इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है? क्रूड पाम ऑयल। पाम ऑयल जो कि आप कुछ भी पैकेज्ड बिस्किट खरीदते हो या फिर पैकेज फूड खरीदते हो उसमें पाम ऑयल भरा हुआ है ना। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बट आपका सारा का सारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है भर भर के, और जो समोसे आप खाते हो बहुत चाव से, पकौड़ियाँ खाते हो बहुत चाव से, वो पाम ऑयल से भरा हुआ है। तो पाम ऑयल हम मंगाते कहां से? क्या इतना पाम ऑयल हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं? नहीं करते। इंडोनेशिया से बहुत हेवी हम लोग पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे होते हैं। रबर भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट क्या करते हैं उनको? रिफाइंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो हमारे पास नहीं है, क्रूड पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं और रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। कनेक्टिविटी बूस्ट, डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन मेजर सिटीज लाइक मुंबई, जाकर्ता एंड दिल्ली, बाली हैव स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल टाइज एंड बूस्टेड टूरिज्म। टूरिज्म के सेक्टर में इंडियन लोग जो है खासकर बहुत ज्यादा इंडोनेशिया और बाली घूमना चाहता है। वहां पे एक टेंपल भी है ना। प्रम्बनन इज द लार्जेस्ट टेंपल कंपाउंड इन इंडोनेशिया डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जो 10th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था। कल्चरल एंड एजुकेशनल कोलैबोरेशन की बात करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज, इंडिया ऑपरेट्स 2 कल्चरल सेंटर इन जाकर्ता एंड बाली प्रमोटिंग योगा, क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी साइन हुआ है 2025-28 which provides opportunities for sharing of knowledge on various aspects of cultural cooperation। इंडिया वहां असिस्टेंस भी देता है। ये जो टेंपल है और भी टेंपल्स हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए, टेंपल कंपाउंड्स के लिए इंडिया वहां पे असिस्टेंस भी देते रहता है। दे रिकॉल्ड द प्रिंसिपल कंटेंट इन द काशी कल्चरल पाथवे एज अडॉप्टेड एट द G20 कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग इन वाराणसी। G20 का जब समिट हो रहा था इंडिया में तो बहुत सारे उसमें 22 समिट, छोटे छोटे समिट हो रहे थे। कल्चरल समिट के टाइम पे काशी कल्चरल पाथवे को ऑब्जर्व किया गया, तो यहाँ इंडिया और इंडोनेशिया रिलेशन ने उसको क्या किया है? रिकॉल किया कि हाँ वो रिलेशन उस बेसिस पे वो लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बात कर ली? इकोनॉमिक एंड ट्रेड, सारे पॉइंट्स नहीं भी याद रहे 2-3 पॉइंट आप याद रख सकते हो। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल, अगेन इसमें 2-3 पॉइंट याद रख सकते हो मेंस के लिए। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इसमें अगेन आप 2-3 पॉइंट याद रख सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके मेंस के टाइम पे आप लिख सकते हो कि हाँ पॉलिटिकल या पास्ट रिलेशन कैसा रहा है, अभी के रिलेशन में इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है, कल्चरल रिलेशन या पीपल टू पीपल रिलेशन कैसा है, और आप बात कर सकते हो डिफेंस एंड सिक्योरिटी
कोऑपरेशन की। द लीडर डिस्कस्ड इनहैंसिंग डिफेंस टाइम इंक्लूडिंग द रेटिफिकेशन ऑफ ए डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट। डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट को रेटिफाई करेंगे, बाई एनुअल कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स करेंगे, मतलब ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी। दे अग्रीड टू एस्टैब्लिश ए बायलैटरल मैरीटाइम डायलॉग एंड साइबर सिक्योरिटी डायलॉग, कि इंडिया के बीच में और इंडोनेशिया के बीच में बायलैटरल, दोनों कंट्रीज के बीच में सिर्फ दो कंट्री रहेंगी, मैरीटाइम डायलॉग होगा, मरीन जो भी सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड डायलॉग होगा और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डायलॉग होगा। दोनों कंट्रीज के बीच में ऑलरेडी गरुड़ शक्ति होता है जो कि आर्मीज में होता है, समुद्र शक्ति होता है जो कि नेवीज में होता है, और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स भी होता है। इंडिया इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइजेज भी होती हैं। कैडेट एक्सचेंजेस बिटवीन द नेवल एकेडमिक्स एंड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एकेडमी में कैडेट्स जो होते हैं इंडिया इंडोनेशिया में एक्सचेंज भी होते हैं। जो एमओयू था उसका रिन्यू करने की बात हुई मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए। अग्रीमेंट टू पोजीशन एंड इंटरनेशनल लाइजन ऑफिस। लाइजनिंग क्या होता है? लाइजनिंग मतलब एक दूसरे की बात पहुंचाना, फैसिलिटेट करना, है ना, कि आप अपने दोस्त को बोला कि किसी और से मिलवा दो, दैट इज योर फ्रेंड इज हेल्पिंग यू टू लाइजन यू विथ अदर पर्सन, उसको क्या बोलते हैं? लाइजनिंग। तो एक इंटरनेशनल लाइजनिंग ऑफिस होगा फ्रॉम इंडोनेशिया एट इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन। वहां पे एक ऑफिसर होगा जो हमारा गुरुग्राम में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशियन रीजन का, वहां पे एक अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया का एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो इंडोनेशिया के हिसाब से काम करेगा। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी, अगर हम मैप में वापस जाएं तो साउथ चाइना सी हमें कहां मिलेगा? ये चाइना के नीचे ये जो सी है ये क्या है? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी से इंडिया का भी ट्रेड होता है, इंडोनेशिया का बहुत सारा ट्रेड होता है। चाइना जो होता है उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को ब्लॉक किया हुआ है, मतलब कि कंट्रीज फ्रीली जो है शिप लेके मूवमेंट नहीं कर पाती हैं, और बहुत सारा एरिया चाइना ने एक्वायर किया हुआ है कि चाइना का ही एरिया है। तो अगर हम इंटरनेशनल बातें करें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बातें करें, दे एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव एंड सब्सटेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या है? अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। सीज के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन बनाया है, जो लॉ डेवलप किया है, उसी लॉ पे बेस्ड इंडिया और इंडोनेशिया चाहती हैं कि साउथ चाइना सी में एक सब्सटैंटिव कोड ऑफ कंडक्ट जो है डेवलप किया जाए, सो दैट कि साउथ चाइना सी में पीस रहे, स्टेबिलिटी रहे एंड लॉफुल मैरीटाइम एक्टिविटीज होती रहे। दे वेलकम द सेलिब्रेशन ऑफ 2025 एज द आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। इस साल जो 2025 है आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के नाम से उसको प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया वेलकम्ड इंडोनेशिया डिसीजन ऑफ अर्ली ज्वाइनिंग द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। CDRI 2019 से इंडियन इनिशिएटिव है, कोएलिशन है बहुत सारी कंट्री का, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएं जो डिजास्टर रेजिलिएंट है, जिनका डिजास्टर आने पे भी उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़े। टेक्नोलॉजी का शेयरिंग हो, फाइनेंस का शेयरिंग हो, है ना, म्यूचुअल कोलेबरेशन हो। तो उसके लिए इंडोनेशिया ने भी उसको ज्वाइन किया हुआ है। इनवाइटेड इंडोनेशिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया और फ्रांस का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें इंडोनेशिया को इनवाइट किया गया है कि आओ और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करो, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी ज्वाइन करो। बिग कैट अलायंस हमारे पास जो बिग कैट्स हैं, लायन है, लायन के अलावा टाइगर है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास लेपर्ड्स हैं, स्नो लेपर्ड है, और अब तो चीता भी है। तो बिग कैट अलायंस भी ज्वाइन करने की बात इंडोनेशिया को हमने बोला है, इनवाइट किया है। इंडिया वेलकम्ड इंडोनेशिया ज्वाइनिंग द ब्रिक्स एज द मेंबर कंट्री। ब्रिक्स का मेंबर कंट्री ज्वाइन करने पे इंडोनेशिया का वेलकम किया इंडिया ने। इंडिया इज करेंटली द वाइस चेयर ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन ओशियन के अराउंड जो कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज को केटर करता है। तो उसमें इंडिया एक वॉइस चेयर है करेंटली, एंड लीडिंग द वर्किंग ग्रुप ऑन ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मतलब मरीन इकोनॉमी, पानी से रिलेटेड इकोनॉमी विथ इंडोनेशिया। बोथ कंट्रीज रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन इन द वर्किंग ग्रुप ऑन ब्लू इकोनॉमी। तो ये हो गया मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, ये हो गया डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल कोलैबोरेशन, ये हो गया इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन। तो इसमें दो पॉइंट अगर भी आप याद रखते हो तो इससे आपके 8 पॉइंट्स बन जाते हैं। और साथ में आप चैलेंजेस की बात करेंगे कि इंडिया एंड इंडोनेशिया रिलेशन में क्या चैलेंजेस हैं। जब भी इंडिया और उसके नेबरहुड कंट्रीज की बात होती है, सबसे बड़ा चैलेंज चाइना को देखा जाता है।
चाइना एंगल देखा जाता है कि इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज का रिलेशन चाइना के साथ भी बहुत अच्छा है. डिस्पाइट द प्रोबो टेंडेंसी फॉर ऑटोनोमस पॉलिसी मेकिंग क्रिएट्स रूम फॉर कोलेबोरेशन बियॉन्ड द चाइना फैक्टर. इंडोनेशिया हैज डीप इकोनॉमिक टाइज विद चाइना. चाइना के साथ उनका ट्रेड बहुत ज्यादा है, 139 बिलियन, हमारा तो 30 बिलियन के आसपास ही था. म्यांमार इशू, इंडिया एंड इंडोनेशिया होल्ड डिफरेंट व्यूज ऑन म्यांमार. म्यांमार हमारे बगल में है, उसके वजह से बहुत सारा माइग्रेंट क्राइसिस जो है मणिपुर और बाकी जगह देखने के लिए मिल रहा है. दोनों का इंडिया इंडोनेशिया का स्टैंड यहाँ पे डिफरेंट है. मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स, द शेयर्ड मैरीटाइम डोमेन फेसेस थ्रेट्स लाइक पायरेसी, जो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में है, इलीगल फिशिंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर मलक्का स्ट्रेट को लेके, रिक्वायरिंग एनहेंस्ड कोऑपरेशन, जिसमें इंडिया और इंडोनेशिया को और ज्यादा कोऑपरेट करने की जरूरत है. ट्रेड इम्बैलेंस की बात भी हमने कर ली, चाइना एंगल, चाइना में भी ट्रेड इम्बैलेंस की बात कर लेंगे. म्यांमार इशू और मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये हो गया चैलेंजेस. अब वे फॉरवर्ड तो यही था कि हाई लेवल डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस होने चाहिए. हाई लेवल मतलब जैसे प्रेसिडेंट यहां पे आए वैसे ही प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाए, फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल पॉलिटिकल एक्सचेंजेस. ये जितने ज्यादा होता है उतना ज्यादा ही ट्रस्ट बिल्डअप होता है और ट्रस्ट से ही ज्यादा काम होता है. स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, इंडिया एंड इंडोनेशिया शुड कंटिन्यू टू कोलैबोरेट विद आसियान and other regional stakeholders to promote a unified stance on maritime security, focusing on the full implementation of South China Sea Code of Conduct and adherence to international law. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी बढ़ाना चाहिए. बोथ नेशन शुड प्रायोरिटाइज डीपनिंग इकोनॉमिक टाइज, जिसमें कि लोकल करेंसी का ट्रांजैक्शन हो, ज्वाइंट वेंचर हो डिफेंस में, मैरीटाइम सेक्टर में, जिससे कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़े. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2. क्या है, विप. विप क्या होता है? जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, जब हम बात करते हैं असेंबलीज की, तो इंडिया जो है, इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाता है. और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टीज. और पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स उतारती है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है. पॉलिटिकल पार्टीज एक पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अमेंडमेंट करके एंटी डिफेक्शन क्लॉजेस डाले गए हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ बना है. एंटी डिफेक्शन की एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के आप दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करो, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लॉयलिटी मेंटेन करना. ये एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को बता रहा है. ठीक है, जब आप देखोगे शेड्यूल 10 तो उसमें सीधे सीधे एंटी डिफेक्शन का आपको जिक्र मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अब बात उसी से रिलेटेड कुछ है, विप से रिलेटेड. विप क्या है? विप मतलब कि पार्टी लाइंस जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो लाइंस है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपने मेंबर से करवाना चाहती है, उनको डिसिप्लिन में रखना चाहती है, उनका अटेंडेंस लगवाना चाहती है कि हाँ आज कोई इंपॉर्टेंट वोटिंग है या इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट डिलिब्रेशन है, उनके पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज जो हैं उनका या एमएलए जो हैं उनका हाउस में रहना, हाउस में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. उसके लिए विप अपॉइंट होता है. विप क्या करता है, उनको नोटिस जारी करता है कि हाँ आज हाउस में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, या आज हाउस में प्रेजेंट होकर वोट करना है, या आज हाउस में प्रेजेंट करके जैसे बोला जाए वैसे वोट करना है. तो विप अपनी हर पॉलिटिकल पार्टीज का एक विप हो सकता है. वो विप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को गाइडलाइन देता है और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो उसके इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं पार्टीज के, वो फंक्शन करते हैं. वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द विप सिस्टम इन अ रिसेंट एड्रेस. रिसेंट एड्रेस में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ साहब, उन्होंने विप का इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट किया है और उसका क्रिटिसिज्म भी बताया है. विप का हिस्टोरिकल ओरिजिन कब से हुआ? हंटिंग फील्ड्स ऑफ द इंग्लैंड, हंटिंग फील्ड्स वेयर whipping in was used to gather hunting packs. जो hunting packs होते थे उनको वापस बुलाने के लिए क्या बोला जाता था? whipping in, मतलब सारे के सारे इकट्ठा हो जाओ. उस चीज के लिए क्या बोला जाता था? whip system. वहां से ये स्टार्ट है. A whip is a parliamentary parlance is a written order that party members be present for an important vote or that they vote only in a particular way. कि जिस तरह से पार्टी बोल रही है उनके एमपीज, उनके एमएलएज, उनके मेंबर उसी तरीके से वोट करें. The term is derived from the old British practice of whipping in lawmakers to follow the party line. जो lawmaker हैं वो पार्टी की लाइन फॉलो करें, अपनी मनमर्जी नहीं करें. Political use of the term is credited to Edmund Burke.
जब एडमंड बर्ग का नाम हम लेते हैं तो यह विप जो है पीएसआईआर के लिए पेपर 1 पार्ट बी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो खासकर पीएसआईआर वाले हैं। एडमंड बर्ग एन एंग्लो आयरिश पॉलिटिशियन एंड फिलोसफर ने इस टर्म को पॉलिटिकली यूज में ले आए। द विप सिस्टम इन इंडिया dates back to the beginning of its parliamentary history and plays a crucial role in maintaining party discipline, particularly during important votes. Important votes के टाइम पे पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन कराने में विप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। विप कितने टाइप के होते हैं? 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप। 1 लाइन विप मतलब इन्फॉर्म्स मेंबर्स अबाउट अ वोट बट अलाउज देम टू एब्सटेन। जो इन्फॉर्म करता है कि देखो वोट है, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, एब्सटेन करना है तो करो। 2 लाइन विप रिक्वायर्स मेंबर टू बी प्रेजेंट बट डज नॉट डिक्टेट हाउ टू वोट। उनको बोलता है कि प्रेजेंट रहना जरूरी है 2 लाइन विप, बट ये नहीं बोलता है कि हाँ वोट करो नहीं करो क्या करो उनके ऊपर है। 3 लाइन विप मैंडेटरी करता है कि देखो प्रेजेंट रहना भी जरूरी है और साथ में वोट भी जैसे बोला जाए वैसे ही करना है। विप की अगर बातें कोई भी पार्टी पर्सन जो कि ऑलरेडी इलेक्टेड है वो नहीं मानता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन चलाया जा सकता है। Significance of the whip: the anti-defection law enacted in 1985 enforces compliance with the whip system to preserve the integrity of political parties। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके और इंडिया को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेंटेन करने में हेल्प मिले। फॉर रूलिंग पार्टीज और कोएलिशन यूनानिमस अटेंडेंस एंड कंप्लायंस ड्यूरिंग डिवीजन वोट्स आर वाइटल टू शोकेस देयर मेजॉरिटी स्ट्रेंथ। फेलियर टू डू सो कुड लीड टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में आने का प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर विप वाले जो है जो पार्टी मेंबर है अपनी पार्टी के फेवर में अगर वो वोट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपनी पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अपोजिशन पार्टी को मौका मिल सकता है कि हाँ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शायद उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकती है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो इसका मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाई और प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो सकती है। द पार्टी चीफ विप एक्ट्स एज द लाइजन बिटवीन द लीडरशिप एंड एमपी। लीडरशिप जो पार्टी का टॉप लीडरशिप है और जो बाकी एमपीज है उसके बीच में कौन है? चीफ विप है, जो कि लाइजनिंग कराता है। जो पार्टी लीडर ने बोला वो चीफ विप को, वही चीफ विप आगे अपने एमपीज को बोलते हैं। कम्युनिकेटिंग द पार्टीज स्टैंड्स ऑन क्रिटिकल मैटर्स, इंश्योरिंग अटेंडेंस ड्यूरिंग वोट्स एंड कोऑर्डिनेटिंग व्हिच मेंबर स्पीक ऑन स्पेसिफिक इशू इन पार्लियामेंट। कौन सा मेंबर किस इशू पे बोलेगा पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस, डेलिब्रेशन है ना। अब प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या विप कहीं मेंशन है? तो विप कहीं मेंशन नहीं है। The office of whip is mentioned neither in the constitution nor in the rules of the house nor in the parliamentary statute। कहीं भी मेंशन नहीं है। ये किस पे बेस्ड है? कन्वेंशन पे चला आ रहा है। आई रिपीट, किस पे बेस्ड है? कन्वेंशन पे चला आ रहा है। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में विप इशू नहीं किया जा सकता या विप अप्लाई नहीं है। कोई पार्टी अपने मेंबर्स को फोर्स नहीं कर सकती कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिसको बोला जा रहा है उसी को वोट करो। वो मेंबर्स किसी भी पर्सन को वोट कर सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द विप सिस्टम: 3 लाइन विप टिपिकली इशूड बाय द पार्टी चीफ विप मैंडेट्स स्ट्रिक्ट एडहेरेंस। वायलेशन कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। इन द लोकसभा मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक्ट एज द गवर्नमेंट चीफ विप। जो मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का जो मेन पार्टी है उसका चीफ विप की तरह कोऑर्डिनेट करते हैं। राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स सर्व्स एज द गवर्नमेंट्स चीफ विप। गवर्नमेंट की तरफ से चीफ विप, बाकी ऑपोजिशन की तरफ से अपना कोई अलग हो सकता है। द विप सिस्टम इंश्योर डिसिप्लिन एंड कोहेरेंस विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, क्रूशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब कुछ की जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के विप के बारे में, वो क्या बोलते हैं कि होतो होलोहान केस, कि होतो होलोहान वर्सेस जचिलू एंड अदर्स। कि होतो होलोहान केस बहुत ही फेमस केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर राइट टू इशू अ विप। पॉलिटिकल पार्टी विप इशू कर सकते हैं, विच मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? रिकॉग्नाइज दैट राइट टू इशू अ विप इज नॉट एब्सोल्यूट। कि पॉलिटिकल पार्टी विप तो इशू कर सकते हैं बट वो विप इशू करना एब्सोल्यूट नहीं है।
एंड मस्ट अलाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही पॉलिटिकल पार्टी व्हिप इशू करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही वो लोग व्हिप इशू करेंगे, जिससे कि पार्टी का डिसिप्लिन और इंडिविजुअल जो एमपी एमएलए हैं उनका राइट्स जो है वो क्या रहे, बैलेंस रहे। वैसे ही राजेंद्र सिंह राणा केस है, हेल्ड दैट अ व्हिप कैन नॉट बी इशूड ऑन अ प्राइवेट मेंबर बिल। दो तरह का बिल होता है, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल गवर्नमेंट के मिनिस्टर लेके आते हैं, प्राइवेट बिल दूसरा कोई भी मेंबर लेके आता है, तो वहां पे व्हिप इशू नहीं होना है, ऐसा कोर्ट बताती है। लिमिटेड द स्कोप ऑफ द व्हिप इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव रिमेन फ्री फ्रॉम पार्टी कंट्रोल। कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता है, वो एक इंडिविजुअल बिल है, तो उसमें पार्टी के कंट्रोल की जरूरत नहीं है। जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एस्टैब्लिश दैट द पावर टू इशू अ व्हिप इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कि इशू व्हिप करना है कि नहीं करना है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत है। स्ट्रेंथन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज फ्री फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जुडिशरी उनके ऊपर है, जुडिशरी उनको अकाउंटेबल बना रही है। इंश्योरिंग दैट व्हिप रिलेटेड डिसीजन रेस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस। आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं हो व्हिप के। व्हिप सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री कंसर्न्स, क्या क्या कंसर्न है? रिस्ट्रिक्ट्स लॉ मेकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लॉ मेकर अपने फ्रीडम से वोट नहीं कर सकते, तो उनको रेस्ट्रिक्ट करती है। रिड्यूसेस पार्लियामेंट रोल टू अ मेयर चेंबर ऑफ हेड काउंट, कि हाँ उनकी पार्टी के इतने हैं तो उनको ही फॉलो करेंगे, हेड काउंट हो गया। कर्ब्स डिसेंट डिबेट्स एंड डिलिब्रेशन, अपनी पार्टी से अपनी पार्टी के अगेंस्ट में डिसेंट डिलिब्रेशन को रोका जाता है। इंक्रोचमेंट ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय अनऑथराइज्ड बॉडी। व्हिप क्या है? एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना, जो अनऑथराइज्ड बॉडी कर रही है। तो ये सब क्या है? व्हिप से रिलेटेड कंसर्न्स है। कंसर्न्स फायदे ये हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चलना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए एंटी डिफेक्शन को रोकना है, डिफेक्शन को रोकना है, रादर डिफेक्शन को रोकने के लिए व्हिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मूथ लॉ बनता रहे, स्मूथली फंक्शन करता रहे पार्लियामेंट, डिसरप्शन जो है वो कम हो। वे फॉरवर्ड अ शिफ्ट टुवर्ड persuasion and consensus building inspired by democracies like UK, US is needed to improve functioning. Third topic of the day, should governor head state universities? Universities के चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। वाइस चांसलर आप हर यूनिवर्सिटी में देखोगे, आप जाते हो, आप वाइस चांसलर से मिलते हो। वीसी टर्म बहुत पॉपुलर है। चांसलर कौन होता है उन स्टेट यूनिवर्सिटीज का? तो चांसलर होते हैं गवर्नर साहब। जिस स्टेट की बात कर रहे हैं उस स्टेट के जो कंसर्न गवर्नर हैं, उस स्टेट की जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसके क्या रहते हैं? चांसलर रहते हैं। तो क्या उनको चांसलर रहना चाहिए कि उनका रोल को री इवेलुएट करना चाहिए, ये हम देखते हैं। तो ये कब से गवर्नर लोग जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं? कॉलोनियल टाइम से, 1857 से यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, तो वहां पे उनके चांसलर कौन थे? गवर्नर। और जब इंडिपेंडेंस हो गया तो भी गवर्नर को ही चांसलर बनाया दिया गया, गवर्नर ही चांसलर रह गए, जैसे कि कॉलोनियल टाइम में स्टार्ट हुआ था। और उनके रोल को इवेलुएट नहीं किया गया कि उनका रोल वाकई में अभी क्या है। गवर्नर एज चांसलर होल्ड सिग्निफिकेंट पावर, एज ए चांसलर उनका पावर बहुत हो जाता है। वाइस चांसलर को अपॉइंट करना, सिंडिकेट मेंबर को नॉमिनेट करना, स्टैट्यूट्स को अप्रूव करना, often leading to conflict particularly in state governed by opposition parties. जिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा दूसरी पार्टी का, उनके अपोजिशन पार्टी का गवर्नमेंट चलता है, वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। तो एक तरह से एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट, हायर एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू गवर्नर कंट्रोल बनाए हुए है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। चैलेंजेस इन द करेंट सिस्टम, पोलिटिसाइजेशन ऑफ द रूल। 1960 से ही गवर्नर हाईली पॉलिटिकल पर्संस को बनाया जाने लगा, जबकि जब गवर्नर की बात हो रही थी, गवर्नर के किसको गवर्नर बनाया जाए, किसको गवर्नर बनाया जा सकता है, जब इसकी बात हो रही थी तो वहां पे पंडित नेहरू ने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कि गवर्नर वैसे लोग होंगे जो पॉलिटिकली न्यूट्रल होंगे, उनका पॉलिटिक्स से ज्यादा दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा, जो कि जेंटलमैन होंगे। बट प्रैक्टिस में क्या शुरू हो गया? प्रैक्टिस में पॉलिटिकली ज्यादा इन्फ्लुएंस लोग गवर्नर बनना स्टार्ट हो गए, तो फिर अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से काम करने लग गए। 52% ऑफ गवर्नर फ्रॉम 1950 to 2015 वेर एक्टिव पॉलिटिशियन, eroding the positions and credibility.
कन्फ्लिक्टिंग अथॉरिटीज, यूनिवर्सिटी फेस डुअल अकाउंटेबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल रहना है, गवर्नर को भी रहना है, तो यूनिवर्सिटीज में इनएफिशिएंसीज बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे गवर्नर एजुकेशनिस्ट हैं कि नहीं, एजुकेशन के मामले एक्सपर्ट हैं कि नहीं, और एक्सपर्ट नहीं भी है फिर भी वो क्या है, पूरे स्टेट की यूनिवर्सिटीज का चांसलर है, तो वहां पे काम अच्छा नहीं हो पाता है। फेडरलिज्म भी अरूढ़ हो रहा है। अलाउिंग सेंट्रली अपॉइंटेड गवर्नर, क्योंकि गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है, सेंट्रली। तो अभी क्या बात है, कुछ कुछ स्टेट्स ने रिफॉर्म की बात की है, गुजरात ने, कर्नाटका ने, महाराष्ट्र हैव लिमिटेड द गवर्नर रोल टू द सेरेमोनियल फंक्शन वर्किंग ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, कि वो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करें। स्टेट अपॉइंटेड चांसलर, तेलंगाना और केरला जैसी स्टेट बोलती हैं कि वहां पे जो चांसलर होने चाहिए वो स्टेट अपॉइंट करे, मतलब एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू वो उनका क्या हो, अपॉइंटमेंट हो। बट उन बिल का यहां पे प्रेसिडेंशियल एसेंट नहीं मिल रहा है, जिससे कि डिले हो रहा है। कुछ स्टेट बोलती हैं कि यूनिवर्सिटी इलेक्टेड चांसलर होना चाहिए, कि यूनिवर्सिटी के पास खुद फ्रीडम हो कि वो अपना चांसलर क्या करे, इलेक्ट करे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह में ऐसी प्रैक्टिसेस देखने की मिलती है, इससे यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा ऑटोनोमस रहेंगी। कमीशंस क्या बोलते हैं, सरकारिया कमीशन क्या बोलती है, रिकमेंडेड कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर इन यूनिवर्सिटीज मैटर टू मेंटेन बैलेंस गवर्नेंस। अगर बैलेंस बनाना है, सेंटर स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है, तो चीफ मिनिस्टर से बात करना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर का कंसल्टेशन जरूरी है यूनिवर्सिटी के मैटर में। बाद में आई पुंछी कमीशन 2007 to 10 के बीच। पुंछी कमीशन क्या बोलती है, सजेस्टेड सेपरेटिंग द गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी रोल। गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और स्टैट्यूटरी रोल क्या होगा, सेपरेटेड होगा। एडवोकेटिंग फॉर एमिनेंट एकेडमिशियन एज चांसलर, एमिनेंट एकेडमिशियन को ही चांसलर बनाया जाए, ऐसा पुंछी कमीशन एडवाइस करता है, रेकमेंड करता है। तो जब भी अगर मेंस में इशू लिखने को आता है तो डायरेक्टली आप पुंछी कमीशन का और सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन लिख सकते हो। अभी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म की जरूरत है। कॉलोनियल लेगेसी वाले गवर्नर, जो गवर्नर का कॉलोनियल लेगेसी वाला रोल है चांसलर का, शायद उसको रिफॉर्म करने का जरूरत है। यूनिवर्सिटी को ज्यादा ऑटोनॉमी की जरूरत है, एकेडमिक एक्सीलेंस की जरूरत है, रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जरूरत है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होने की जरूरत है। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल अवेट presidential assent for bills aiming to reform university governance, underscoring the need for timely and equitable decision making. Reforming the governor's role is crucial for fostering transparent, accountable and autonomous university governance. ऐसा करने से क्या होगा, जो हायर एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन बदलेगा, जिसको बदलने की काफी ज्यादा जरूरत भी है। ठीक है, तो आई होप आज का डीसीए आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।